आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के शिशु रोग विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर हरीश पेमडे। नमस्कार। कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देश एक तरफ कोरोना से जंग में पूरी तरह से जुटा हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ सवाल ऐसे हैं, कुछ जिज्ञासाएं ऐसी हैं जो अभी भी हमसे जुड़ी हुई ही हैं, जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं। इस बीच कोरोना ने अपना एक नया स्वरूप भी बदल दिया है, लेकिन चिंता अभी भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम और आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो टीका लगवा चुके हैं और जिन्होंने टीका अब तक नहीं लगवाया है, वो भी इस ओर अग्रसर हैं। बहरहाल चिंता सिर्फ इस बात की है कि आने वाले दिनों में आप कोरोना से संबंधित जो भी आपको सिखाया गया है, जितना भी आपने सीखा है, उसको आप अपनाते रहें, उससे दूर न रहें और कोरोना से लड़ते रहें, भिड़ते रहें और कोरोना को हराते रहें। आज के इस कार्यक्रम में जैसा कि आपने सुना, हमारे साथ शिशु रोग विभाग में कार्यरत डॉक्टर हरीश जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर हरीश, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी। हरीश जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आवाज बहुत धीमी आ रही है। जी डॉक्टर हरीश, अब सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ जी, हाँ जी। जी डॉक्टर हरीश, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज पूरा देश, या यूं कहें कि पूरा विश्व जो है कोरोना से जो जंग है उसमें लड़ रहा है, और इस बीच कोरोना ने अपना स्वरूप बदल के हमें कुछ और भी डरा दिया है। अब जब कोरोना का जो नया वेरिएंट है ये तमाम लोगों को डरा रहा है, इस बीच टीकाकरण अभियान भी पूरी तरह से तेज गति से चल रहा है, ऐसे में क्या कुछ खास विशेष सलाह आप हमारे सुनने वालों को देना चाहेंगे ताकि वो कोरोना से आने वाले दिनों में अपने आप को बचा कर रख सकें? धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। देखिए, हम सब अब अच्छी तरह समझते हैं कि कोरोना एक वायरल डिसीज है, एक कोरोना वायरस है जिसकी वजह से ये बीमारी पूरे दुनिया में हुई है। वायरस की अपनी एक प्रकृति होती है कि वो बहुत तेजी से बढ़ते रहते हैं। इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि मिलियंस एंड बिलियंस बहुत तेजी से बन जाते हैं। जब ये बदलाव इतनी तेजी से होता है तो उनके अपने संरचना में कुछ बदलाव आते रहते हैं उनकी। और जैसे हम कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो अपने जीवन जीने के लिए वो अपने आप को बदलते रहते हैं। जैसे हम भी अगर कहीं जाते हैं, सर्दी में जा रहे हैं, गर्मी में जा रहे हैं, कुछ बदलाव अपने आप में लेके आते हैं, तो वायरस भी लेके आते हैं। तो एक सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है। तो कोरोना वायरस ने भी अपने तमाम सारे रूप धारण किए हुए हैं। सबसे जो लेटेस्ट है वो ओमिक्रॉन जिसे हम बोल रहे हैं, वो है जो दक्षिण अफ्रीका से शुरू हुआ, लेकिन अब करीब 15 से ज्यादा देशों में ये है। भारत में भी कुछ केसेस, लगभग 4 केस हमारे यहाँ भी आए हैं। तो ये रूप बदल के हमारे सामने आ रहा है, लेकिन उसकी जो मैं कहूँगा मुख्य प्रवृत्ति है वायरस होने की, बीमारी करने की, वो वही है। थोड़ा बहुत बदलाव उसमें होता रहता है। तो अब ये नया आ रहा है, तो लेकिन इससे बचाव के लिए, इसके इलाज के लिए हमें वही सब करना है जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, और जो पिछले लगभग 2 वर्ष से हम सब लोग कर रहे हैं कि एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, मास्क पहने, हाथ धोएं, अनावश्यक रूप से लोगों से ना मिलें, घर के बाहर ना जाएं। वो सब इसके लिए भी करना होगा, और इसके लिए भी उतना ही कारगर है जितना पहले वाले वायरस के लिए था। जी डॉक्टर हरीश, बच्चों को लेकर लोगों के अंदर की जिज्ञासाएं हैं। स्कूल खुल रहे हैं और कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अगर ये वायरस फैलेगा तो बच्चों के थ्रू जो है घर में भी आ सकता है। ऐसे में आप क्या कुछ खास सलाह देना चाहेंगे, और अपने बच्चों को, हम अपने शिशुओं को किस तरह से इससे बचा के रख सकते हैं? देखिए, ये वायरस एक दूसरे से फैलते हैं, ये हम सबको अच्छी तरह से ज्ञान इसका हो गया है। कोई भी एक व्यक्ति संक्रमित होगा तो वो दूसरों को संक्रमित कर सकता है। जी। खासतौर से इस नए वायरस में देखा जा रहा है कि इसकी क्षमता दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करने की अधिक है। पहले के वायरस के जो अलग अलग रूप हमारे सामने आए हैं उनकी तुलना अगर करी जाए तो निश्चित रूप से किसी एक व्यक्ति को होगा तो दूसरों को भी हो सकता है। जी।
और स्कूल का मतलब है कि बहुत सारे बच्चे एक कमरे में एक साथ बैठे हैं और कुछ घंटों के लिए बैठे हैं। तो निश्चित रूप से अगर इस तरह की कोई एक साथ लोग बैठते हैं तो उनमें अगर कोई एक व्यक्ति संक्रमित है तो उससे बाकी लोगों के संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है जी। इसी को ध्यान में रखते हुए इतने महीनों से स्कूल अभी तक बंद रखे गए हैं, है ना। इसलिए खोला गया है कि अब संक्रमण काफी कम हो गया था, लोगों में इम्यूनिटी पूरी हमारी जनता में काफी हो गई थी, बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन भी लगवा लिया है, तो स्कूल खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। लेकिन बच्चों की तो वैक्सीन अभी हमारे देश में नहीं शुरुआत हुई है, तो बच्चे तो वैक्सीनेटेड नहीं है। वैक्सीन से निश्चित रूप से हमारा बचाव होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सभी को वैक्सीन लगवाना चाहिए। वैक्सीन लगाने के बाद एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ये बीमारी फैला पाए, इस क्षमता में कितनी कमी आती है इसके बारे में अलग अलग राय है। तो वैक्सीनेटेड व्यक्ति भी अगर संक्रमित है तो उसको अपना नुकसान नहीं होगा, लेकिन दूसरों को बीमारी फैला सकता है। अभी तक ऐसी वैक्सीन नहीं है कि लगने के बाद हम ये सुनिश्चित कर सकें कि मैंने वैक्सीन ले ली है, अब मुझसे किसी और को बीमारी नहीं हो सकती, ऐसा अभी है नहीं जी। ठीक है। तो इसलिए संभावनाएं तो है कि अगर बच्चों को संक्रमण स्कूल में हो गया तो बच्चे घर में ले आए तो घर में लोगों को हो सकता है। पहले भी ऐसा होता रहा है, जैसे हम सर्दी जुकाम कहते हैं, कॉमन फ्लू कहते हैं, जब बच्चे स्कूल से घर में लेके आते हैं तो घर में भी एक दो लोगों को हो जाता है जी। तो उसकी संभावना तो बनी रहेगी। देखिए, ये संभावनाएं कम तभी होंगी जब ये बीमारी हमारे पूरे क्षेत्र में, शहर में, देश में सभी तरह से कम हो जाएगी, तभी इस बात की संभावनाएं कम होंगी। और जो प्रक्रिया हम सब लोग अपना रहे हैं, जो मैंने अभी बताया, सोशल डिस्टेंसिंग करना और मास्क पहनना, हाथों को साफ रखना, अनावश्यक रूप से ना मिलना, तो सबसे बड़ी बात है वैक्सीन को लगवाना जी। जितना हम अधिक से अधिक लोग वैक्सीन लगाएंगे उतना वो कम बीमार पड़ेंगे, कम बीमार पड़ेंगे तो कम लोगों को फैलाएंगे। तो ये पूरा एक साइकिल है, उसको हमें तोड़ने में उससे मदद मिलेगी। तरीके सारे वही है, नए वायरस के आने से या नए रूप के इसी वायरस के आने से इसमें कोई बदलाव होगा नहीं जी। यही सब रहने वाला है। डॉक्टर हरीश, पिछले 2 सालों से जब पूरा विश्व कोरोना से डरा हुआ था, ऐसे में क्या आपके पास बच्चों से रिलेटेड भी कुछ ऐसे मरीज आए थे, कुछ ऐसे बच्चे भी आए थे जिन्हें कोरोना वायरस था? देखिए, कोरोना वायरस से बच्चे भी पीड़ित हुए हैं। अगर हम समग्र रूप से देखें जी, तो बच्चों में जो बीमारियां हुई हैं वो बड़ों की तुलना में काफी हल्की बीमारी हुई है, माइल्ड डिसीज हुई है। लेकिन कुछ बच्चों में गंभीर रूप से बीमारियां भी हुई है जी, कोरोना की वजह से भी, और कोरोना की बीमारी के बाद में भी बहुत सारे बच्चे गंभीर रूप से बीमार होकर भी आए हैं। बहुत सारे बच्चे बच भी नहीं पाए हैं उसकी वजह से। लेकिन अगर हम इसका अनुपात देखें, जो बड़ों में और बच्चों में तुलना अगर करा जाए, तो बच्चों में ये काफी हल्की सी बीमारी होती है और बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो बच नहीं पाते, जिनकी मृत्यु हो जाती है जी, तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो। लेकिन इतने सारे लोग प्रभावित हो जाते हैं, इतने सारे बच्चे और बड़े प्रभावित हो जाते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में हमारे यहाँ हुए, तो उनमें से अगर बहुत कम प्रतिशत भी अधिक बीमार होता है तो वो संख्या भी बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। इसीलिए अस्पतालों में समस्याएं होती हैं जी। तो हमें ये मानना चाहिए कि ठीक है, कम होती है बच्चों में, लेकिन कुछ बच्चे गंभीर रूप से भी पीड़ित होते हैं। तो सर्वोत्तम विचार यही है कि किसी भी रूप में इससे बचा जाए, बच्चों को भी बचाया जाए और खुद भी बचा जाए जी। डॉक्टर, इससे क्या कोई विशेष आयु वर्ग के बच्चे प्रभावित हुए थे, या उन विशेष आयु वर्ग में जो प्रभावित हुए थे उन बच्चों का अनुपात तुलना में अधिक था दूसरे बच्चों से, कुछ ऐसा भी था क्या? ऐसा तो देखने में नहीं आया कि हम बहुत छोटे बच्चे ज्यादा प्रभावित हुए हैं या जो बड़े बच्चे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। निश्चित रूप से जो बच्चे बहुत ही छोटे हैं, घरों में ही रहते हैं, वो तो ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे क्योंकि वो बाहर नहीं जाते हैं। लेकिन घर में कोई इन्फेक्शन को लेकर आया तो उससे वो भी प्रभावित होते हैं जी। तो बच्चे स्कूल जाते हैं और थोड़े और बड़े हैं, घूमते हैं, मिलते जुलते हैं लोगों से, निश्चित रूप से उन पर ज्यादा प्रभाव आएगा। लेकिन ऐसा देखने में नहीं आया कि कोई विशेष वर्ग के या विशेष उम्र के बच्चों में ज्यादा प्रभाव आया हो या ज्यादा उससे गंभीर रूप से पीड़ित हुए हो। हमारे यहाँ सभी तरह के बच्चे आए, सबका हमने इलाज किया है जी।
डॉक्टर, एक बात हमारा आपसे जानना चाहेंगे कि आप शिशु रोग विशेषज्ञ भी हैं। बच्चों में जो सिम्टम्स थे या सिम्टम्स रहते हैं या सिम्टम्स आते हैं, वो क्या आम आदमी में जो सिम्टम्स होते हैं उससे अलग होते हैं या उसी तरह के सिम्टम्स होते हैं कोरोना के? देखिए, ज्यादातर सिम्टम्स तो जैसे सभी को आते हैं, बुखार आना, गला खराब होना, खांसी होना, वो तो थे ही थे। लेकिन बच्चों में खासतौर पर देखा गया है कि ये सब ना होकर जैसे लूज मोशन हो जाना, दस्त होना, इससे भी बच्चे हमारे पास आए। केवल बुखार लेकर भी आए, और उस समय तो हमने इसे हम कहते हैं हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन। जो भी बच्चे हमारे पास बीमार हो गया है, सब में हमने कोशिश की जानने की कहीं ये कोविड की बीमारी तो नहीं है। अब भी कुछ बच्चे अगर हमारे पास ऐसे आते हैं जिनमें हमें अंदेशा होता है कि या तो उससे बीमारी से पीड़ित है या उसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन है जो लंबे समय तक चल रहा है और उसकी वजह से अब ये बच्चे परेशान हैं, ऐसे बच्चे भी हमारे पास आए हैं जो 1-1 साल पहले तक इस बीमारी से पीड़ित थे और बाद में उसी की वजह से बहुत सारी समस्याएं उनको हो रही हैं। जी, तो इन सबको हम ध्यान रखते हैं। हम इस पे चर्चा जारी रखेंगे। डॉक्टर, इस बीच हमारे जो पहले श्रोता है हरियाणा से के पलवल से राजपाल जी हमसे जुड़ रहे थे, लेकिन तकनीकी कारणों से वो हमसे जुड़ नहीं पाए हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल और भी यहाँ पे आता है, बच्चों से ही रिलेटेड है। वो ये कि अगर बच्चों में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो हमें कैसे पता लगेगा या कितने दिन बाद हमें जांच करानी चाहिए? देखिए, बच्चों और बड़ों में वो समय लगभग सबके लिए बराबर ही है कि 4 से 5 दिन के बाद अगर जांच कराते हैं तो अधिक संभावना होती है कि उस जांच में हमें पता चले। उसके पहले कराते हैं तो कई बार वो फॉल्स नेगेटिव भी आता है। तो ये चौथे या 5वें दिन कराएंगे तो ज्यादा सुविधाजनक होता है कि उसमें संभावना बढ़ जाती है कि जो आरटी-पीसीआर की जांच जो हम कर रहे हैं उसमें मालूम पड़ेगी क्या बीमारी है। ओमिक्रॉन को लेकर लोगों में एक भय है, एक डर है। इसके लक्षण क्या कोरोना के जो आम लक्षण है उससे अलग होते हैं? देखिए, ओमिक्रॉन के जो लक्षण हैं और कोरोना के जो लक्षण जो हमने अभी भी चर्चा की और सबको पता है वो लगभग एक जैसे ही होते हैं। हम किसी भी मरीज को देखकर उसके लक्षणों का अध्ययन करके उसकी बीमारी का अध्ययन करके ये हम नहीं कह सकते कि ये ओमिक्रॉन है या ये इस जो मरीज है दूसरा इसको ओमिक्रॉन नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता। ये तो जो हम लैब में टेस्ट करते हैं उसमें भी नहीं आता है। जब इनका एक बहुत ही विस्तृत रूप से जेनेटिक्स का इसका विश्लेषण किया जाता है तब मालूम पड़ता है कि ये ओमिक्रॉन है या कौन सा दूसरा वेरिएंट है। अच्छी बात है जी। इलाज के लिए हमें ये जानने की आवश्यकता नहीं होती है कि ये ओमिक्रॉन है या ओमिक्रॉन नहीं है जी। इससे इलाज का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये अगर हम पब्लिक हेल्थ के हिसाब से देखें, इसकी वायरस का विस्तार कैसे हो रहा है, कितने लोगों को प्रभावित करेगा, कैसे फैलेगा, इन सब चीजों को अगर हम देखें उसके लिए इनकी आवश्यकता होती है। तो एक आम जनता के लिए ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे ओमिक्रॉन वायरस है या ओमिक्रॉन वायरस नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इलाज तो जो दूसरे कोविड वायरस का जैसे होता है उसका भी वैसे ही होगा और ये जानने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है किसी भी एक मरीज को कि ओमिक्रॉन है या ओमिक्रॉन नहीं है। जी, इस बीच हमारे पहले श्रोता झारखंड से श्यामू महतो हमसे जुड़ चुके हैं अपने सवाल के साथ। श्यामू जी, स्वागत है आपका। जी नमस्ते, जमशेदपुर झारखंड से श्यामू महतो बोल रहा हूँ। जी कहिए, क्या जानना चाहते हैं? जी, मेरा 2 सवाल है। हाँ। पहला सवाल तो ये है कि अभी जो स्कूल खुल गए बच्चों की, हाँ, और ये स्कूल खुलना तकरीबन कितना सही है? हाँ, और दूसरा सवाल कि अगर बच्चे को जो नया वायरस जो आया है कोविड की, ये अगर बच्चों को आ जाती है तो कितना इफेक्ट पड़ेगा? ये मेरा 2 सवाल है। बहुत बहुत थैंक यू। जी धन्यवाद। डॉक्टर हरीश ये जानना चाहते हैं कि स्कूल खोल दिए गए हैं बच्चों के, तो बच्चों के स्कूल खुलने से क्या बच्चों पर खास असर पड़ेगा? और दूसरा ये जानना चाहते हैं कि नया जो वायरस है ओमिक्रॉन जो है वो बच्चों पे कितना असर डालता है? देखिए, स्कूल की हमने थोड़ी देर पहले भी चर्चा की थी। स्कूल तो ना खुलने की वजह से भी जो बच्चों में समस्याएं हो रही हैं उनके बारे में हमें सोचना हो। जी, सारी समस्याएं केवल शारीरिक बीमारियों की नहीं होती हैं, उसके जो मानसिक असर होते हैं, मानसिक प्रभाव होते हैं स्कूल बंद होने की वजह से वो भी काफी ज्यादा बच्चों में हो रहे हैं। जी, पढ़ाई भी है और बहुत सारी चीजें हैं जो स्कूल में जाने से बच्चों को मिलती हैं, बच्चे सीखते हैं, उन पर भी असर हो रहा है।
हमारे देश में अभी कोविड में काफी कमी आ गई थी और उस सारी कमी को देखते हुए धीरे धीरे सारी चीजों को खोला गया और सबसे अंत में ही स्कूल और कॉलेजेस को खोला गया है जी। तो अभी वो कमी बनी हुई है, ऐसा नहीं है कि फिर से एकदम तेजी से बढ़ने लगे हैं। जो जितने प्रतिदिन केसेस आ रहे थे वो थोड़े से वैरी तो करते हैं, लेकिन 10,000 की कमी है वो पूरे देश में। हमारे 130 करोड़ के देश में 10,000 केसेस ज्यादा नहीं है, पूरे देश में ये चल रहा है। तो उसके मद्देनजर ही स्कूल खोले गए थे, तो खतरा तो ज्यादा नहीं है उसमें, इसीलिए स्कूल खोले गए थे। तो किसी विशेष क्षेत्र में अगर वहाँ ज्यादा कंटेनमेंट जोन है या ज्यादा वायरस फैलेगा तो उसके हिसाब से वहाँ के अथॉरिटीज हैं वो निर्णय लेंगी कि स्कूल का क्या किया जाए। तो उसमें तो हमें सबके साथ ही रहना पड़ेगा जी। जहाँ तक ये ओमिक्रॉन वायरस का बच्चों में आने का प्रश्न है, ये वेरिएंट थोड़ा सा नया है, इसके बारे में बहुत अधिक जानकारी है नहीं जी। ये क्या है और कैसे करेगा। इतना जरूर है कि इसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि कोरोना वायरस अगर एक व्यक्ति से 2 दूसरे व्यक्ति संक्रमित हो रहे थे तो इससे अगर एक ही व्यक्ति संक्रमित है तो वो 4-5 लोगों को संक्रमित कर सकता है जी। तो उसकी बीमारी फैलाने की क्षमता पुराने जो रूप है वायरस के उनसे बहुत ज्यादा है जी। और अभी देखने में मैंने न्यूज में सुन रहा था कि एक हफ्ते में ही, एक सप्ताह में एक देश में केसेस 400% बढ़ गए जी। इतनी तेजी से ये फैल सकता है जी। और फैलता कैसे है? फैलने का तरीका वही है ना, एक दूसरे से फैलेगा। तो अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, अच्छी तरह से मास्क को पहने, हाथ धोते रहें, अनायास ही बिना किसी काम के एक दूसरे से ना मिले, फिर से उस तरीके में हम वापस जाने पड़ने की संभावना हो सकती है अगर ये वायरस फैला। जी, चर्चा जारी रखेंगे। आइए उत्तर प्रदेश के कुशीनगर चलते हैं, वहां से संगम कुमार जी का प्रश्न जानते हैं। संगम जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी। जी नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं संगम जी? मेरा आज का 2 सवाल है जी, कहिए। तो पहले सर आपको मेरा नमस्कार। नमस्ते भैया जी। सर मेरा पहला सवाल है कि महिलाएं क्या गर्भवती अवस्था के दौरान टीका ले सकती हैं क्या? और मेरा ये आज का दूसरा सवाल है कि सर ये जो कोविड का टीका चल रहा है वो प्रतिशत प्रभावित माना गया? जी डॉक्टर, लोगों के मन में अभी भी संशय है कि क्या गर्भवती महिलाएं जो हैं वो कोविड का टीका ले सकती हैं, और दूसरा सवाल ये है इनका कि ये कितना प्रभावी है ये जो टीके हैं। अच्छा, ठीक है। देखिए, टीका लेना सभी के लिए आवश्यक है। गर्भवती महिलाओं में अगर ये कोविड की बीमारी हो जाती है, मान लीजिए, तो माँ को खतरा है, बच्चे को भी खतरे पैदा हो जाते हैं इसकी वजह से। तो हम सभी में इस बीमारी को हम चाहते हैं कि बीमारी किसी में ना हो, सभी लोग टीका ले रहे हैं और ऐसा देखने में आया है कि गर्भवती महिलाएं टीका लेती है तो उसको कोई नुकसान नहीं होता। तो गर्भावस्था के दौरान भी ये टीके लेने ही चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब हम बात करते हैं टीके के प्रभाव की। एक्चुअली इसमें ना अलग अलग तरीके से इस प्रभाव को देखा जा सकता है। एक प्रभाव तो यह है कि क्या टीका लेने से जो गंभीर बीमारी है या कोविड की वजह से मृत्यु हो जाना वो कितनी रुक रही है। तो इसका जो इफेक्टिविटी है, इफेक्टिवनेस है, जो भी हम कह रहे हैं बीमारी की, वो बहुत अधिक है ना। फिर से अलग अलग तरह की वैक्सीन है, अलग अलग लोगों में अलग अलग इसकी संख्या हो सकती है, लेकिन इसे हम बहुत अधिक प्रभावी मान सकते हैं कि मृत्यु बचाने में बहुत अधिक प्रभावी है। फिर गंभीर रूप से बीमारी बचाने में, गंभीर बीमारी को बचाने में भी यह बहुत अधिक प्रभावी है। क्या इससे जो कम गंभीर बीमारी है या हल्के लक्षण आते हैं वो बच सकता है? बहुत सारे लोगों में वो भी बचता है। तो ऐसा देखने में आया है कि जो एक कोवैक्सीन है, अभी जो इनकी स्टडी पब्लिश हुई है, कि वो ऐसी कैसी बोलते हैं लगभग 50% है इन्फेक्शन से बचाने में। कोविशील्ड है उसकी थोड़ी ज्यादा अध्ययन में आई है, लेकिन ये छोटे छोटे अध्ययन होते हैं। पॉपुलेशन लेवल पे क्या करेंगे उसके बारे में कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन वो काफी अलग भी हो सकता है जी। लेकिन हम सबको जानना यह आवश्यक है कि मृत्यु से बचाने में और कोविड की गंभीर बीमारी से बचाने में, अस्पताल में भर्ती होने से बचाने में सारी की सारी वैक्सीन बहुत अधिक प्रभावी है। जो भी वैक्सीन आपको उपलब्ध है वो हमें जरूर लगाना चाहिए। जी
डॉक्टर, कोविड टीकाकरण के साथ साथ कोरोना की इस महामारी के दौरान लोगों की इम्यूनिटी पर भी बहुत जोर दिया जा रहा था। हर डॉक्टर जोर दे रहे थे कि आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए, आपको इम्यूनिटी अच्छी रखनी चाहिए। बच्चों की इम्यूनिटी बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए, ताकि अगर वो स्कूल जाते हैं, दूसरे बच्चों से मिलते हैं, तो वहां से किसी भी तरह का कोई भी संक्रामक रोग न ला सके? देखिए, जो इम्यूनिटी को कम करना और बढ़ाने की बात जहाँ तक हुई है, और बहुत सारे प्रयास हर स्तर पर हुए हैं जी। सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए, बाकी सबके लिए, कि हमारा जो वजन है, वेट है, वो एक नॉर्मल होना चाहिए, ना कम होना चाहिए ना अधिक होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट तो वो है। तो जो अगर मालनरिश हैं, जिनका वजन अपनी उम्र और कद के अनुसार काफी कम है, उनकी इम्यूनिटी तो वैसे ही खराब हो जाती है जी। ठीक है, तो उसके वजन को बढ़ाना चाहिए। और जिनके वजन बहुत ज्यादा है, उनमें भी इम्यूनिटी का फर्क पड़ता है उनको जी। अब इन सब के इम्यूनिटी को किसी और माध्यम से बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता। हम ये नहीं कह सकते कि अगर आपको ओबेसिटी है तो आप ये दवाई खा लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी और अच्छी हो जाएगी। ये थोड़ा सा डाउटफुल स्टेटमेंट होते हैं इसके। इम्यूनिटी को नापें कैसे और कैसे बढ़ाया जाए, इस तरह की कोई एलोपैथी में बहुत सक्षम चीजें नहीं है कि जो व्यक्ति एकदम से नॉर्मल है, जिसे कोई बीमारी नहीं है, उनकी प्रतिरोधक क्षमता को हम कैसे बढ़ाएं जी। एक्सरसाइज करें, अच्छा खाना खाएं। अच्छा खाने से मतलब है बैलेंस डाइट लें, सब्जियां खाएं, फल खाएं, और जो भी घर में हम खाते हैं वो खाएं। बाहर की चीजों से बचें, साफ सफाई रखें, अपनी हाइजीन ठीक से रखें। तो इन सब से भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। किसी विशेष दवाई के खाने से, किसी विशेष प्रकार की सब्जियां खाने से, या किसी विशेष प्रकार की सब्जियों को बना के खाने से, काढ़ा है, जो भी चीजें हैं अपनी जगह ठीक है, लेकिन इतनी ज्यादा प्रभावी नहीं है जी, उससे हम बीमारी से पूरी तरह से बच सकते जी। डॉक्टर हरीश, चर्चा रखेंगे जारी। इस बीच हरियाणा के हिसार चलते हैं, वहां से राजेंद्र जी का प्रश्न सुनते हैं। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका। नमस्कार नवीन जी, और डॉक्टर हरीश बाल रोग विशेषज्ञ को भी नमस्कार जी। नमस्कार। क्या जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि छोटे बच्चे को 2 साल से लेके 10 साल तक के नमूनिया की जैसे सर्दी बढ़ रही है, तो कोरोना को उनको कितना खतरा है? दूसरा, बच्चे ना 8-10 साल होते हैं जो खाना सब्जी या कुछ कम खाते हैं, तो इसके लिए क्या दवाइयाँ होनी चाहिए जी? डॉक्टर, 2 से 10 साल तक के बच्चों के लिए समझ गया मैं इनकी बात जी। कुछ बच्चों को इस तरह की प्रवृत्ति होती है कि सामान्य सर्दी जुकाम से वो ज्यादा परेशान हो जाते हैं, उनकी सांस चलने लगती है और थोड़े से सांस लेने में दिक्कत भी आती है। कुछ बच्चों को इस तरह के दमा जैसे लक्षण होते हैं, अलग अलग छोटे सर्दी जुकाम से या किसी से एलर्जी होने की वजह से वो उसमें होता है जी। तो इनका अपनी तरफ से अलग इलाज है, लेकिन कोविड बीमारी होने से उनमें ज्यादा ऐसा होगा ऐसा सुनने में नहीं आया है। लेकिन हाँ, किसी को अगर इस तरह की बीमारियां पहले से हैं, चाहे वो बच्चा है या चाहे बड़ा है, जैसे हम कहते हैं कोमॉर्बिडिटीज, यानी कि पहले से कोई बीमारी है, तो उन सब में ऐसा देखा गया है कि अगर वो कोविड से प्रभावित होते हैं तो उनमें बीमारियां ज्यादा गंभीर हो जाती हैं और उनके ठीक होने की संभावना और व्यक्तियों के तुलना में कम हो जाती है। तो जो पहले से ही किसी बीमारी से ग्रसित हैं, उनको विशेष ध्यान रखना है साफ सफाई का, दूसरों से बचने का, मास्क पहनने का, उसका हमें ध्यान रखना है। और अगर ऐसे बच्चे हैं, बच्चों को भी हमें सबसे बचाने की आवश्यकता है कि जिससे बच्चे इस बीमारी से ना ग्रसित हो जाएं, और अगर होते भी हैं तो निश्चित रूप से उनमें बीमारी की गंभीरता अधिक होती है, कोविड बीमारी की गंभीरता। दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा कि 2 से 10 साल के बच्चे हैं, ढंग से खाना नहीं खाते, घर में उसके लिए कोई दवाई चाहिए, ठीक है जी। बच्चे घर में क्या खाना खाएंगे, कैसे खाएंगे और क्या खाएंगे और क्या नहीं खाएंगे, ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चों के लिए घर में और घर के आसपास क्या खाना उपलब्ध है जी। मैं सबसे यही कहता हूँ कि भूख सबको लगती है, भूख लगेगी तो जो खाना आपके पास उपलब्ध होगा बच्चा वही खाएगा। बच्चे की चाहत अलग अलग हो सकती है, बच्चे की पसंद अलग अलग हो सकती है, तो अगर आप बच्चे की सारी बातों को मानकर उसको वही खाना खिलाएंगे तो वो तो वही खाएगा। हम सबकी ये प्रवृत्ति है कि जो हमें अच्छा लगता है वही काम करें, अच्छा नहीं लगता है वो ना करें।
जी। लेकिन वो मजबूरी हो जाती है माँ बाप की बच्चों को देना, लेकिन माँ बाप को अपने आप में सुधार करना होगा कि बच्चों को वही खाना दें जो माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे खाएं। बच्चों की सारी बातों को खाने पीने के मामले में मानना, हर रोज मानना आवश्यक नहीं है, लेकिन मैंने देखा है हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, वो केवल बाजार का खाना खाएंगे, चिप्स खाएंगे या कुछ और चीजें जो मिलती हैं, रेडीमेड फूड है, उन्हीं को खाना पसंद करते हैं और घर का खाना पसंद नहीं करते हैं। और माँ हमसे आके कहती है इसको कह दीजिए, इसको दवाई दे दीजिए, इससे वो बाहर का खाना छोड़ के घर का खाना खाने लगे। जी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। भूख लग रही है, जो उपलब्ध होगा बच्चा खाएगा। जी। तो घर का खाना भी माँ बाप ही तो ला के देते हैं बच्चों को, बच्चा अपने आप से लेके आता है। तो यहाँ सुधार की आवश्यकता माँ बाप में है, इसलिए कोई दवाई नहीं होती। माँ बाप को अपना व्यवहार सुधारना है, उसी से ही बच्चों के खाने पीने का व्यवहार सुधरेगा। हमारे अगले श्रोता हैं दिल्ली से JH खान, ये उनका प्रश्न सुनते हैं। हेलो जी, आप दोनों को नमस्ते। हेलो जी, नमस्कार जी। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा पिछले साल पेसमेकर डला था। हाँ जी। और मुझे नीरो प्रॉब्लम, कार्डियो की और पल्मोलॉजी की दवाइयाँ चलती हैं जी। और मुझे थायराइड भी है जी। 66 एज है। हाँ जी। तो क्या मुझे वैक्सीन लेने में कोई ये है, खतरा है? जी। डॉक्टर हरीश, बहुत संक्षेप। हाँ जी, देखिए, जब वैक्सीन की शुरुआत हुई थी तो उस समय ये कहा गया था कि जिनको कोमॉर्बिडिटी है, ज्यादा बीमारियां हैं, उनको कोविड से ज्यादा खतरा है, तो उनको वैक्सीन सबसे पहले दी जानी चाहिए। आपने बड़ी सारी अपनी दिक्कतें बताई हैं, तो अभी तक ऐसा तो सुनने में नहीं आया है कि इनकी वजह से वैक्सीन को हमें नहीं लेना है। वैक्सीन लेने की जो लिस्टेड कॉन्ट्राइंडिकेशन है या ऐसे चिन्हित समस्या है जिनकी वजह से वैक्सीन को नहीं लेना है, उनमें ये सारी बीमारियां नहीं है जो आपने बताई हैं हमें। फिर भी जिनसे अपना आप इलाज कराते हैं डॉक्टर साहब से, उनसे जरूर पूछ लें एक बार। मुझे नहीं लगता कि वैक्सीन नहीं ली जा सकती, आप वैक्सीन ले सकते हैं, बल्कि वैक्सीन लेना आपके लिए लाभदायक होगा, क्योंकि आपको वो कोरोना की गंभीर बीमारी से बचाएगी। अगर आपको कोरोना की गंभीर बीमारी होती है तो उसकी गंभीर बीमारी होने में अधिक संभावना है, तो आपको वैक्सीन अवश्य लेनी चाहिए। जी। डॉक्टर हरीश, बहुत संक्षेप में हम आपसे अब एक संदेश चाहेंगे अपने सुनने वालों के, ताकि आप उन्हें बता सके कि किस तरह से हम अपने आप को, अपने परिवार को और अपने बच्चों को कोरोना से बचा के रख सकते हैं। देखिए, हम सब में इस बात का अभी खतरा सा पैदा मन में हो रहा है कि ये ओमिक्रॉन नया वेरिएंट आया है, इसकी वजह से समस्याएं ना हो जाए। तो हम सभी को ये जानने की आवश्यकता नहीं है कि जो वायरस हमें हो रहा है वो ओमिक्रॉन है कि नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जो अपना व्यवहार है पहले जैसे ही रखना है, मास्क पहनना है जब भी घर से बाहर जाते हैं, हाथ धोना है, भीड़ में नहीं जाना है, अनावश्यक रूप से बाहर नहीं जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, ग्रुप में कोई क्लोज स्पेस है, कमरा है, बस है, इसमें मास्क को नहीं उतारना है। इन सब चीजों को हमें बराबर से पालन करना है। उसी से हम ओमिक्रॉन वायरस से बचेंगे और उसी से हम ओमिक्रॉन वायरस की जो एक बीमारी को अधिक फैलाने की क्षमता है वो हमारे व्यवहार पर निर्भर करती है। अगर हम सबका व्यवहार अच्छा रहेगा तो वो वायरस भी तेजी से नहीं फैल पाएगा। उससे डरना नहीं है, हाँ, अपने व्यवहार में सुधार हमें निरंतर करते रहना है। जी। डॉक्टर हरीश, हमसे जुड़ने के लिए, अपनी विशेष राय साझा करने के लिए, तमाम श्रोताओं के सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। आज के इस अंक में बस इतना ही। कल एक बार फिर कुछ नए प्रश्नों के साथ, एक नए विशेषज्ञ के साथ हम आपसे जुड़ेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपकी ढेर सारी जिज्ञासाएं, ढेर सारे प्रश्नों का हम जवाब दे सकें। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप फोन कर सकते हैं 1800-115767 पर। बहरहाल आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के शिशु रोग विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर हरीश पेमडे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। इस कार्यक्रम को फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।